everyone, welcome back to our channel Foster Academy and I hope you are well and healthy. This is श्वेता पांचाल, स्वागत है आपका इस क्लास में। और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके काम बन जाएं और सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और बढ़िया तरीके से सबकी पढ़ाई चलती रहे। चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की क्लास में हम DSSB TGT सोशल साइंस का पार्ट नंबर 2 है सिविक्स का, और ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है आपकी। इससे पहले पार्ट 1 जो है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें लिंक मेंशन कर दूंगा मैं, प्लेलिस्ट भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में बताइए भी कि आपके क्वेश्चंस का जो लेवल रहा वो कैसा लगा आपको, ठीक है, ताकि मैं आगे उसको इम्प्रूव कर सकूं आपके अकॉर्डिंग। वैसे तो मैंने उसके हिसाब से सारी चीजें बनाई है, जैसे कि DSSB में पैटर्न आता है, लेंथी पैटर्न चल रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। लोकतंत्र के बारे में है ये। सेकेंड चीज कि अगर आपने अब तक सिलेबस ठीक से नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, उसका भी जो लिंक है प्लेलिस्ट में इसमें ही मेंशन कर दूंगी मैं, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस सबसे पहले आप लिख कर कहीं पर रख लीजिए, ठीक है, ऊपर DSSB TGT सोशल साइंस करके पूरा का पूरा सिलेबस आपको लिखना चाहिए, ताकि आपके जो टॉपिक कवर होते जाए आप उनको टिक करते जाएं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। लोकतंत्र जो है वो लोकप्रिय संघर्षों के माध्यम से विकसित किया गया होता है। दूसरा है, लोकतंत्र के परिभाषित क्षणों में आमतौर पर उन समूहों के बीच संघर्ष शामिल होता है जिन्होंने सत्ता का प्रयोग किया है और जो सत्ता में हिस्सेदारी की आकांक्षा रखते हैं, ठीक है। जिन्होंने जो रूल करने के लिए, मतलब शासन करने के लिए या फिर सत्ता बनाने के लिए क्या किया है, सत्ता का प्रयोग किया है, इसमें संघर्ष शामिल है, और इसके अलावा सत्ता में हिस्सेदारी की आकांक्षा रखते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की एक तरीके से बात हो रही है। सी है, ये क्षण तब आते हैं जब देश लोकतंत्र में परिवर्तन, लोकतंत्र में विस्तार या लोकतंत्र की गहराई से गुजर रहा होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा, ये सारे ही जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ए, बी और सी। तो आंसर नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बोलीविया और नेपाल के विरोध प्रदर्शन के संबंध में कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। तो इन दोनों के संघर्ष के बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा है, तो इसको देखते कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। ये दोनों ही जो है ये राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण हैं जिनके कारण लोकप्रिय संघर्ष हुए, ठीक है। ये दोनों ही राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण हैं जिनके कारण लोकप्रिय संघर्ष हुए। बी है, दोनों ही मामलों में संघर्ष में बड़े पैमाने पर लामबंदी शामिल है, यानी लोग जो है ग्रुप्स में बट गए थे, ठीक है, ग्रुपिज्म देखने को मिला, लोग इकट्ठा हो गए थे। सी है, जन समर्थन के सार्वजनिक प्रदर्शन के विवाद को खत्म, जन समर्थन के सार्वजनिक प्रदर्शन ने विवाद को खत्म कर दिया। और दोनों डी ऑप्शन है यहाँ पर, दोनों उदाहरणों में राजनीतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका शामिल नहीं थी। तो यहाँ पर गलत आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये देखते हैं, दोनों ही उदाहरणों में राजनीतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका शामिल नहीं थी। ये वाला जो है ये गलत है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शंस बिल्कुल सही है, एबीसी। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन हमसे पूछा गया है वो है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, जल निजीकरण के विरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। स्टेटमेंट कौन सी वाली राइट है, बिल्कुल ट्रू है, ये आपको बतानी है। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था। बी ऑप्शन है, विरोध का नेतृत्व फेडकोर नामक संस्थान या संगठन ने किया था। फिर है, फेडकोर जो है उसने इंजीनियरों और पर्यावरणविदों सहित स्थानीय पेशेवर शामिल थे, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 3 का आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, उपरोक्त सभी। पानी जो थे उसके निजीकरण के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया था, और इसमें मेन फेडकोर भी शामिल था। फेडकोर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया। इसके अलावा ये जो इंजीनियर और पर्यावरणविदों की जो बात की गई है ये भी बिल्कुल सही यहाँ पर। तो उपरोक्त सभी जो जाएगा बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1987 में किटिको हचिको, जिसका अर्थ है तोड़ो और रोपो, नामक एक आंदोलन ने अहिंसक विरोध शुरू किया, जहां पे लोगों ने यूकेलिप्टस जो है उसके जो पौधे होते हैं उनको तोड़ दिया और उन पेड़ों के पौधे लगाए जो उनके लिए उपयोगी थे। इसमें हुआ क्या था इस आंदोलन में, कि यहाँ पर ये जमीन जो है ये एक कंपनी को दे दी गई थी, जो अपने हिसाब से फिर यहाँ पर अपने मतलब कह सकते कॉमर्शियल यूज के लिए यहाँ पर खेती करने लगा था। तो यहाँ पर लोगों ने फिर ये वाला आंदोलन चलाया, तोड़ो और रोपो। तो ये कहाँ पर था, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात, ये कहाँ की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, कर्नाटक की बात है।
क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? नेपाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह के पीछे एसपीए एकमात्र संगठन नहीं था। दूसरा है, विरोध में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भी शामिल हुए जो कि संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करती थी। सी ऑप्शन है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नेपाली सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल थी और उसने नेपाल के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। तो इसका जो आंसर जाएगा 5 का, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेपाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह के पीछे एसपीए शामिल था और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर सशस्त्र संघर्ष में शामिल थी और उसने नेपाल के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो कि किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए गए हों। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 243 ए, फिर है आर्टिकल 243 बी, फिर है 243 सी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243 ए। ठीक है, इसका आंसर आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 ए। ये आपको पता ही है, संविधान में पहले नहीं था ये, लेकिन बाद में जो ग्राम सभा है यानी पंचायती राज जो है इसकी व्यवस्था की गई थी, है ना। 73rd अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, पार्ट 9 जोड़ा गया था। तो ये सब है इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। स्थानीय स्वशासन कैसा विषय है? ये संघ सूची में आता है, राज्य सूची में, संवर्ती सूची में, या फिर अवशिष्ट विषय है, ये बताना है आपको। तो ये है आपका कैसा विषय? ये है आपका राज्य सूची का विषय। ठीक है, कैसा है आपका? ये राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख कौन से वाले आर्टिकल में मेंशन है? ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 40 में मेंशन है। किसमें है? आर्टिकल 40 में मेंशन है ये। नेक्स्ट चलते हैं। स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन है, मेयो है, रिपन है, या फिर डलहौजी है। इसका आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से रिलेटेड है? ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर जाएगा, ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 105, यानी आर्टिकल 105 की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इसमें 2 विशेषाधिकार मेनली बताए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात की गई है, इनमें से संसद के में भाषण देने की फ्रीडम की बात है एक तो, और दूसरी है कार्यवाही से रिलेटेड, कार्यवाही के प्रकाशन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कौन सा आर्टिकल में कहा गया? यह कहा गया आपका आर्टिकल नंबर 79 में। किसमें? आर्टिकल नंबर 79 में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। यहाँ पर इसमें क्या गया गया? संघ के लिए एक संसद होगी। ठीक है, संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी, इसमें ये कहा गया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी इनमें से कौन जो है संसद को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है इनमें से कौन से कथन है जो सही है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति है उसका पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। सेकंड है यहाँ पर स्टेटमेंट, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, एक तरीके से इसकी विशेषता बता रहे हैं पद की। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो आपको बताना है कि ये जो है दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको बताना है सही आंसर। भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है, और इंग्लैंड जहां पर संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है के विपरीत भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू करते हुए भी संसदीय प्रभुता को स्वीकार नहीं किया गया। भारत में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को संविधान निर्माताओं द्वारा लागू किया गया है।
तो यहाँ पे बोला गया है कि इंग्लैंड द्वारा जहां पर संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड स्टेटमेंट है, ब्रिटेन की भांति भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 137 और 226 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है और न्यायिक पुनरावलोकन की इसी शक्ति के से संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित तथा सीमित होती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है स्टेटमेंट कौन कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो 14 का आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अब हम देखें कि एक सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए क्या, अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर बात की गई सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, तो अमेरिका होना चाहिए। तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरी सही नहीं है, तो केवल जो एक है ये आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना आपको, मूल कर्तव्यों की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा और किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। इसका आंसर आपका यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य। अभी हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की थी, तो 10 आचार आदर्शों के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात आती है कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। तो यहाँ पर मूल रूप से ये 10 थे, ठीक है, लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुए, कुछ संशोधन हुए, उसके द्वारा फिर ये आप 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में और एक और इसमें ऐड कर दिया गया, तो टोटल नंबर क्या हो गया इसका 11। ठीक है, तो मौलिक जो कर्तव्य है वो मूल रूप से 10 थे, लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो ये 11 है ना। और ये संशोधन भी आपको याद रखना है, 86 संशोधन 2002 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, किंतु संसद में इसमें 2 मूल कर्तव्य और जोड़कर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है कि मौलिक कर्तव्य स्वैच्छिक है, किसी व्यक्ति को मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई विधिक बाध्यता यहाँ पर नहीं है। इसका आंसर बताइए क्या जाएगा। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने बात की थी 10 मौलिक कर्तव्यों के होने की, है ना, और फिर हमने बात की थी जो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके द्वारा एक और जोड़ दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारतीयों पर लागू किया गया। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, पार्ट थे। दूसरी स्टेटमेंट कहती है यहाँ पर कि बाद में संविधान में 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया और वर्तमान में अगर हम बात करें तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। तो स्टेटमेंट बताना है आपको सही वाला कौन सा जाएगा यहाँ पर। तो स्टेटमेंट सी जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो संशोधन हुए थे, अमेंडमेंट हुए थे इसके अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। प्रथम हुआ था, ठीक है, पहला कह सकते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9th जो सूची है वो जोड़ी गई थी, यानी आपको ये ईयर याद रखना है 1951। इसके बाद अगर हम बात करें 10वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी आपकी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये ईयर कौन सा था, अगर हम ईयर की बात करें, ये था आपका 1985। ठीक है, ये 10th जुड़ी है। 11th आपकी कब जुड़ी है, 11th और 12th आप एक साथ देख सकते हैं। 11th जोड़ी गई आपकी 1992 में और 12th भी आपकी जोड़ी गई 1992 में। और 11th वाला कौन सा अमेंडमेंट था 73rd अमेंडमेंट था। और 12th जो अनुसूची जोड़ी गई थी आपका 74th अमेंडमेंट था। ये आपको ध्यान रखना और ये वाले आपको अच्छे से याद भी होंगे। ये पंचायती राज से रिलेटेड और ये दूसरे वाला जो था 74th ये आपका नगर पालिका से रिलेटेड था। ठीक है, तो चलिए यही था। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको ये बिल्कुल पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सन 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में
3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, RS का मतलब क्या है यहाँ पर? रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, इस समिति ने 1999 में अपनी 1600 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और आयोग ने केंद्र तथा राज्यों के विधायी व वित्तीय संबंधों, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें कर दी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, लेकिन जो सरकारी आयोग है इसके सुझावों को आज तक ईमानदारी से लागू न किए जाने के कारण समय समय पर संवैधानिक विवाद खड़े रहते हैं। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य भी थे, वी शिवराम और SR सेन। तो ये दोनों में से बताना आपको स्टेटमेंट्स कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो आप यहाँ पर बात ये है कि जो फर्स्ट वाली है ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, पूरी सही है लेकिन एक चीज गलत है यहाँ पर, जो ईयर है ना 1999, ये नहीं जाएगा ईयर। यहाँ पर कौन सा ईयर जाएगा? रिपोर्ट जो थी वो आई थी आपकी 1988 में। ठीक है, जनवरी 1988 में। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 2 जो है वो सही है। ठीक है, 2 सही 1 गलत, ये वाला स्टेटमेंट जाएगा। 2 नंबर जो है वो सही है और जो फर्स्ट नंबर की स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी सब यहाँ पर सही है। ठीक है ना, सिर्फ ये ईयर जो है इसकी गड़बड़ थी, बाकी सब यहाँ पर सही है। ये जो आयोग गठित किया कब किया गया था? 9 जून 1983 में, और रिपोर्ट फिर बाद में प्रस्तुत की गई 1988 में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इस कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आपका, मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, और 10वीं अनुसूची जो है वो 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा है, अभी ऐसे क्वेश्चन एक गया था, वो अगर आपने देखा हुआ है तो फिर आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा है आपका 11वीं और 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो वो 73वें और 74वें संशोधन से रिलेटेड है, और इस प्रकार भारतीय संविधान में अब 12 अनुसूचियां हैं। तो ये बताइए इसका आंसर क्या रहेगा 20 का? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अभी हमने बात की थी, इस वाले क्वेश्चन में ही बात की थी, है ना, अमेंडमेंट के बारे में। तो आपको अच्छे से पता है, हमने बात की थी 52वें में हुआ था, 1985 में हुआ था, यही चीज यहाँ पर बोली गई है। तो इस तरीके से दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत जैसे देशों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कैसे होता है या कौन करते हैं? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर है, पार्टी के शीर्ष नेता, पार्टी के शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राजनीतिक दलों के बारे में कौन सा जो कथन है बिल्कुल करेक्ट है? कनाडा और जापान जैसे उन्नत देशों की तुलना में भारत में उन लोगों का अनुपात कम था जिन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। पिछले दशकों में 3 दशकों में राजनीतिक दलों के सदस्य होने की रिपोर्ट जो है उसका अनुपात लगातार कम हो रहा है। सी, आपका भारत में उन लोगों का अनुपात भी कम हो रहा है जो कहते हैं कि वे किसी राजनीतिक दल के करीब महसूस करते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर किसके उद्भव से जुड़ा हुआ है? ठीक है, राजनीतिक दलों का उदय जो है वो सीधे तौर पर किसके उद्भव से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आपका जाएगा प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM की स्थापना कब हुई थी? यह समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करता है और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताइए करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1964 इसका रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नवंबर में 7 नवंबर 1964 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है यहाँ पर, एक पार्टी जो किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% वोट हासिल करती है और कम से कम जीतती है तो उसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। कम से कम कितने वोट जीतनी पड़ती है उसको, ये पूछा गया आपसे, तो उसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दे दी जाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, 2 सीटें। ठीक है, कितनी सीटें? 2 सीटें। तो यहाँ पर 25 का आंसर है 2 सीटें। चलिए ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चंस थे, कुछ 25 क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जब भी आए तो आपको अपडेट मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो प्लेलिस्ट भी होगी DSSB से रिलेटेड
वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करते रहिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे और इसकी क्लासेस भी जल्दी शुरू होने वाली है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।